Assalamu alaikum, Samin. Today is 2nd of February 2022, and this day is a special day, especially for environment lovers. This day is celebrated as World Wetland Day throughout the world, and the district Bandipora and other districts have taken lead to celebrate this day as a special day that's to protect our wetlands and to preserve our wetlands. आज की जो निशस्त है, आज हम जोनल एजुकेशन ऑफिस सुंबल की तरफ से ये निशस्त ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वी आर वेरी लकी to have with us worthy zonal education officer Sumbal, Mr. Sheikh Riaz Ahmed with us. Despite his busy schedule in office, he agreed to participate and open the session for a short notes. We are very thankful to him. And अगर हम wetlands की बात करेंगे तो हमारे पास जो दो main ecosystems होते हैं, एक होता है terrestrial ecosystem और एक होता है aquatic ecosystem. This wetland ecosystem acts as a bridge between the two. Number one. Number two, these wetlands have been called the kidneys of the earth. Nature's kidneys. They purify the earth, they purify the water content present on the earth, and they have the very important importance in ecosystem and ecological balance. Today we are discussing the importance, management, and present situation of the wetlands with special reference to Jammu and Kashmir. First of all, I will request worthy zonal education officer Sumbal, Sheikh Riaz Sahab, to inaugurate the session formally and say something about the present today. Riaz Sahab, Zadio Sumbal. I think the speaker of Zadio Sahab is. Hello. Okay. Okay, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से हो? Anas, sir. Yohan. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ओके वालेकुम सर. सलाम. क्योंकि आप जानते हैं कि आज की 2 फरवरी ये जो है वर्ल्ड वेटलैंड दिन जो है मनाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. तो हमारे कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में आज का दिन जो है ये इसलिए सभी जोन्स में तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसका इनेकाद किया जा रहा है. तो इस सिलसिले में हमने भी आज अपने जोन में ये इसका इनेकाद किया है. क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेटलैंड जो है ये हमारे इस एनवायरनमेंट का एक अहम हिस्सा है. इकोलॉजिकल बैलेंस को ये कायम रखते हैं, तो एनवायरनमेंट को ये जो है संभाले रखते हैं. तो पहले हम देखेंगे वेटलैंड्स हैं क्या. वो वाटर लॉज्ड बॉडीज जो इस अर्थ पर मौजूद हैं, इन्हें हम वेटलैंड कहेंगे. और इन वेटलैंड्स का एक अहम रोल है, ये एक अहम रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट. क्योंकि आपको सबको पता है कि वेटलैंड जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इनका डिप्लीशन होता जा रहा है. लोग जो है अपने मकसद के लिए जो है इनका इस्तेमाल करते हैं. यहाँ के जो पेड़ पौधे जो है उनको काटा जा रहा है या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे इस माहौल पर एक बहुत बड़ा बुरा असर जो है वो पड़ गया है. और आइंदा भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा खराबी इसको होने वाली है. अगर वक्त पे हम इसका सही तदारुक नहीं करेंगे, इसका कंजर्वेशन हम सही तरीके से नहीं करेंगे, तो बहरहाल तो हमारी जिंदगी जो है वो दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा खराब होती जाएगी. क्योंकि इसका ज्यादा जो हाथ है इसमें इसकी खराबी के लिए वो तो इंसान है, सब जानते हैं इंसान ही है. बहुत सारी जानदार की जिंदगी जो है वो मुनहसर है इन चीजों पर. तो इसको हम कैसे कंजर्व करें, इसके लिए हम क्या तदाबीर करें, इसी सिलसिले में हमारे जोन ने भी आज ये प्रोग्राम रखा है, जिनमें हमारे गुलाम अहमद साहब जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर विंग के जो कोऑर्डिनेटर हैं जोन संभल के, ये मौजूद हैं. कुछ एक्सपर्ट जो है वो भी मौजूद हैं, जो बहुत सारे हमारे टीचर्स भी हैं. इन सब का मैं तहे दिल से इनका वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में. क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, जो बाकी काम भी होते हैं,
تو معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا پورا ساتھ اس پروگرام میں نہیں دے سکتا ہوں. اس آج کے اس پروگرام جو ویٹ لینڈز کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے, تو میں اس کا آفیشیلی جو ہے آپ کا اس کا جو ہے وہ شروعات کرتا ہوں, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے جاری رکھیں. تھینکس. بہت بہت شکریہ. یہ تھے وردی زونل ایجوکیشن آفیسر سنبل, جنہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ شمولیت کی اس پروگرام میں. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. ڈسپائٹ یور بزی شیڈول یو اٹینڈ دا سیشن. تھینک یو ویری مچ سر. اوکے سر. اوکے سر. تو نیکسٹ میں اپنے جو ہمارے گیسٹس ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے محترم مدبر قریشی صاحب, جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے, انوائرمنٹل سائنس پڑھاتے ہیں ہائر سیکنڈریز میں, اور ان کا جو انوائرمنٹ کے تئیں ان کا لگاؤ جو ہے, پیار جو ہے, وہ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیشہ انوائرمنٹ کے تئیں جو ہے ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جھیل ڈسٹرائے ہو رہی ہے, فلانی جگہ پہ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے گیسٹ جو ہے مدبر قریشی صاحب, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ویلکم سر. اور نیکسٹ جو ہمارے گیسٹس ہیں وہ ہے ڈاکٹر بلال صاحب, جو ایک انوائرمنٹلسٹ کے علاوہ ایک پیشنیٹ وائلڈ فوٹوگرافر ہے. پی ایچ ڈی باٹنی کیا ہے انہوں نے, اور ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہے. تو ہمارے ساتھ اور پارٹیسپینٹ جڑ رہے ہیں. میں نام پڑھوں گا ایسے ہی, شاید لطیف صاحب ہے, تو ان کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ٹیچر جڑ رہے ہیں اور بچے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. تو اس سیشن کو زیادہ سے زیادہ فروٹفل بنانے کے لیے ہم سیدھے اپنے گیسٹس کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلا میرا, اب یہ کوشچن آنسر کا سیشن نہیں ہوگا, سمپلی انٹریکشن ہوگا. ہم کچھ ایکسپرٹ سے جاننا چاہیں گے, ہم بھی کچھ اپنی بات رکھیں گے تاکہ یہ سیشن جو ہے یہ فروٹفل ہو سکے. ہمارے ساتھ مدبر قریشی صاحب ہے. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمیں ہمارے جو سامعین ہیں, ہمارے جو آڈینس ہے, ان کو بتائیں بریف انٹروڈکشن اباؤٹ ویٹ لینڈس. کیا ہے یہ ویٹ لینڈس؟ السلام علیکم ریسپیکٹڈ جی ایم سر, زونل کوآرڈینیٹر, زونل کلچرل کوآرڈینیٹر سنبل. Sir, first of all, I congratulate the whole zone that we have also started the series of online these webinars regarding environment. So today it is 2nd of February 2022, and all of you know that today we are celebrating worldwide, we are celebrating the World Wetland Day. اب پہلا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ویٹ لینڈس ہوتے کیا ہے. جیسے ابھی جی ایم سر نے کہا کہ دے ایکٹ ایز اے برج بٹوین ٹیریسٹریل انوائرمنٹس اینڈ ایکواٹک انوائرمنٹس. جو زمینی انوائرمنٹ ہے اور جو آبائی ہمارے انوائرمنٹ ایکو سسٹمس ہیں, ان کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہیں ویٹ لینڈس. سو اٹ از سمپل. Now, if we elaborate it, they are a special set of ecosystems. They are very distinct ecosystems from other ecosystems. باقی ایکو سسٹمز سے یہ بالکل ہٹ کے سسٹم ہے ایکو سسٹمز. اور کن کو ہم ویٹ لینڈس کہیں گے؟ ویٹ لینڈس ان ایکو سسٹمز کو کہیں گے جن میں یا پرماننٹ بیسس پہ یا ٹیمپرری بیسس پہ وہ فلڈڈ ود واٹر رہتے ہیں. واٹر لاگنگ, واٹر لاجڈ ایریاز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. So these are the wetlands. And now the modern definition, اگر ہم آج کے دور, یہ تو میں پرانے زمانے سے کہتے ہم آئے ہیں کہ wetlands, what are wetlands? If we go into the modern definition of the wetlands, now wetlands کا جو ڈومین ہے وہ آج کے دور میں انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. Now wetlands also include rivers. Now wetlands also include lakes. اس میں اب ڈیپتھ, واٹر کی ڈیپتھ کو لے کر ہم اب ڈیفائن کر رہے ہیں ویٹ لینڈس کو. بہرحال ویٹ لینڈس جو ہیں, ویٹ لینڈس کا ایک اہم رول ہے ہمارے انوائرمنٹ میں, اہم رول ہے. میں کچھ باتیں ویٹ لینڈس کے بارے میں کروں گا اور اس کے بعد باقی پارٹیسپینٹس کو ہم موقع دیں گے. سو جیسے ابھی جی ایم سر نے کہا کہ جیسے ہم فارسٹس کو کہتے ہیں they are the lungs of our this planet. In the same way we say
जो हमारे wetlands है, they are the kidneys of our environment. If forests are lungs of our ecosystem or lungs of our planet, then the wetlands are kidneys of our ecosystem. अब इनको क्यों kidneys कहा जाता है? आप तो जानते हैं हमारी बॉडी में kidneys का क्या रोल है. In the same way हमारे planet में ये जो kidneys हैं, wetlands हैं, इनका क्या रोल है? They have very important role in hydrological cycling. Water cycle जो आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा रोल है इनका. ठीक है. दूसरी एक बात है ग्राउंड वाटर रिचार्ज. ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करते हैं. तीसरा पॉइंट आप देखिए, दे एक्ट एज बफर्स अगेंस्ट ड्रॉट एज वेल एज फ्लड्स. ये हमें फ्लड से भी बचाते हैं. आप कैसे बचाते हैं? जो एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी वाटर बॉडीज में जाना होता है वो यही अब्सॉर्ब करते हैं. दे एक्ट एज स्पॉन्जेस. ये वाटर को बनाए रखते हैं, अपने अंदर बनाए रखते हैं, ताकि इस वाटर से सी लेवल, रिवर लेवल, नदी नालों में हमारा जो पानी बह रहा है उसकी लेवल इंक्रीज ना हो जाए. इसी तरीके से ड्रॉट में भी ये काम आती है. इनमें वाटर स्टोर रहता है, वही वाटर हम अपने फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हम बाकी इरिगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप देखिए पूरी वर्ल्ड में 4.6% ऑफ द एरिया ऑफ आवर अर्थ इज अंडर वेटलैंड्स, and the world has acknowledged and they have accepted the importance of the wetlands. But it is very unfortunate that we are not understanding yet the value of our wetlands. Either it is our ignorance or we are not fully educated about the wetlands. हमें एजुकेशन का पूरा नहीं पता है वेटलैंड्स का क्या काम है. जिस तरीके से मैं फिर एक बार रिपीट कर लेता हूँ, हमारी किडनी में जिस तरीके किडनी हमारी बॉडी में काम करे, इसी तरीके से इस अर्थ की किडनी यही है, वेटलैंड है. ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन करते रहते हैं. और एक और बात है, एक और अहम बात मुझे याद आ गई, वाटर बर्ड्स की फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड्स है. वेटलैंड्स आर कॉल्ड एज फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ वाटर बर्ड्स. वाटर बर्ड्स की जो फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड्स है यही वेटलैंड्स है. और इनका एक एस्थेटिक वैल्यू है, इनका एक एस्थेटिक वैल्यू भी है. और इसके बगैर आप देख लें, they are very much rich in biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा, अगर आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करने लगेंगे, वेटलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी, तो एक अलग एक चैप्टर खुल जाएगा. बहरहाल मैं ज्यादा डीप इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हमें कहना होगा कि ये जो वाटर बॉडीज हैं आपकी, ये जो ये वेटलैंड्स हैं, they are very much rich in biodiversity. ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में भी रिच है. तो बदकिस्मती की वजह से हमारा जो सिस्टम है, इफ यू सी फ्रॉम 1900 डेटा, अगर हम 1900 से लाएंगे, globally we say 64% of the wetlands have got destroyed, and it's very unfortunate that the rate at which forests are being depleted, the rate of depletion of wetlands is 3 times more than that of the what we call as forests. And the reasons are we drain these wetlands, हम इनका ड्रेनेज करते हैं wetlands का, उस जमीन को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उस जमीन को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या so it is high time that we realize the importance of these wetlands and we stop further degrading these wetlands, and we develop the organizations and we collaborate with the organizations which are fully involved in preventing and protecting our wetlands. Thank you, GM sir. Now I can say Thank that you. many participants are waiting. They can also. थैंक यू. हमारे साथ थे मुदव्विर कुरैशी जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और सब्जेक्ट नोइंग है. तो इनसे हम एक्सपर्ट व्यू ले रहे थे कि इम्पोर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेटलैंड्स. तो वेटलैंड्स के हवाले से हम ये कहेंगे कि वेटलैंड्स जो होते हैं, इनको बचाने के लिए या इनको कंजर्व करने के लिए नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से एफर्ट्स हो रहे हैं. लेकिन सबसे जो बड़ा एफर्ट इनको बचाने के लिए है, दैट इज रामसर कन्वेंशन. It is a city in Iran, Ramsar, and there was a convention about the conservation of wetlands, and that was 1971. And the rulings on the norms, rules and regulations of this convention came into effect in 1975, and we designate wetlands as Ramsar sites, for which we have internationally agreed agreements and for their sustainable and conservation
of these wetlands, we have Ramsar Convention. But before going to our second guest, Dr. Bilal Sahab, मैं आपको बताता चलूं कि जो ये वेटलैंड्स है इनको हम अक्सर एज वेस्टलैंड्स लेते हैं, लेकिन वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस जो है ये काफी ज्यादा है। ये बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे अभी मुदब्बिर साहब बात कर रहे थे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिहाज से, या वाटर स्टोरेज के लिहाज से, या फ्लड्स में हमें बचाते हैं, ड्राउट में हमें बचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है हमारी यूटी जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे भी हमने कुदरत ने हमें बहुत सारे वेटलैंड्स दिए हैं। तो मैं डॉक्टर बिलाल साहब से ये जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वेटलैंड्स है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारी वेटलैंड्स है। डॉक्टर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सारे मेंबरान का मैं यहाँ इस वेबिनार में खैर मकदम कर रहा हूँ। इसके बाद चूँकि हमारे इस जो ये वेबिनार है इसमें सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो जो वेटलैंड की जो इम्पोर्टेंस है ऑलमोस्ट हम सबों को मालूम होगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस जो है इस कश्मीर में जो वेटलैंड के रिलेटेड है। एज अ पैशनेट फोटोग्राफर मेरा काफ़ी लगाव, मैं काफ़ी जुड़ा रहा हूँ इन वेटलैंड्स के साथ। तो मैं बर्ड फोटोग्राफी जो इवेंट फोटोग्राफी वगैरह मैं करता हूँ। तो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे ये लगी कि जो यहाँ पर दो सेक्टर है, एक है एजुकेटेड और है अनएजुकेटेड। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको थोड़ा जो इसके बारे में वेटलैंड्स के बारे में मालूम है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है, लेकिन जो अनएजुकेटेड सेक्टर जो है वो इस वेटलैंड को बिल्कुल वेस्टलैंड समझते हैं। इसमें जो कॉमन फिशरमैन्स आते हैं या जो इसके इर्द गिर्द जो उनका काम होता है, या जो चरवाहे होते हैं जो इनको शिप्स को इन वेटलैंड्स में जो है ग्रेजिंग कराते हैं, इनके लिए जो वेटलैंड है ये एक वेस्ट लैंड होता है। तो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे इस कश्मीर में ये लगी कि जो कॉमन मैन है उनको एजुकेट कराना है, कि जो वेटलैंड से कोई वेस्ट लैंड नहीं है, बल्कि इसको जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी लाइफ के साथ है। अगर वेटलैंड्स में कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ जाता है। जो भी जितने भी जो डिजास्टर्स आते हैं वो इसी जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो डिजास्टर हम पे वो है उनका असर पड़ता है। तो अगर हम कश्मीर में देखेंगे यहाँ पर कुछ वेटलैंड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पामपुर साइड से जो वेटलैंड्स है, चतला वेटलैंड है वगैरह वगैरह, वहाँ पर मैंने देखी बहुत कंडीशंस अच्छी है। लेकिन जो नॉर्थ साइड से जो वेटलैंड्स है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुके हैं। इनमें जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट की है। काफ़ी जो वेटलैंड एरिया है वो अब कंस्ट्रक्टेड एरिया बन गया है। तो यही चैलेंज है, क्योंकि इस ग्रुप में एजुकेटेड पीपल है, तो हमें चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट कराने वेटलैंड के इम्पोर्टेंस में, और जो कॉमन पीपल हैं फिर इन बच्चों को हम ले सकते हैं इन जो है लेमन्स हैं या जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनमें उनको अवेयर करने के लिए हम उनको एक जरिया बना सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंज है कश्मीर में जो मैंने ऑब्जर्व की है अपने हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेट कराना है कि वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बायोडाइवर्सिटी में जो है बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड इसमें काम करना है, और जितनी भी रिसर्च होती हैं उनको इन्वॉल्व करना है कि आप इन वेटलैंड्स पे रिसर्च करो ताकि हमें जो है इम्पोर्टेंस मालूम हो सके इनकी कितनी है। अगर हम कश्मीर में देखेंगे जो वेटलैंड्स है अभी जो वेटलैंड्स कंडीशन में है वो बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। अगर हम देखेंगे होकरसर वेटलैंड है, इस तरह हाईगांव वेटलैंड है, या जो पिछले लास्ट मंथ में हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था शालबुग वेटलैंड में, हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है ख़राब हो गई। वहाँ जो फिशरमैन हैं उन्होंने जो पानी वेटलैंड में जाना था उन्होंने वो डाइवर्ट किया है अपनी ओर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है इस कश्मीर में। तो हमें चाहिए कि इसके लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हम इनको बचा सकें। शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच. ये थे डॉक्टर बिलाल, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है और पैशनेट वाइल्ड फोटोग्राफर भी है. अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे थे. तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी वेटलैंड्स है, चाहे वो हम जैनकूट का हुक्करसर ले लेंगे, या हाईगाम ले लेंगे, या हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है शालाबू, इसी तरह जम्मू में है सुरिनसर मानसर वेटलैंड्स है. इनको काफी चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो वाटर पोल्यूशन है, जो वाटर इनको एज ए सोर्स चला जाता है, वो पोल्यूटेड है. और उस वाटर पोल्यूशन की वजह से इनकी डाइवर्सिटी भी इफेक्ट हो गई है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली जितने भी इसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं. और अगर हम इन वेटलैंड्स की तरफ देखेंगे तो इनमें भी काफी किस्में हैं. इनको डिवाइड किया गया है. कुछ वेटलैंड्स को इस बुनियाद पे डिवाइड किया गया है कि उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रिमिटिव है कि परमानेंट है, यानी उसमें सिर्फ घास फूस है या ट्रीज है, प्लांट्स है, बिग ट्रीज है. तो इस बुनियाद पे भी इनको डिवाइड किया गया है. और इसके अलावा जो इनका सोर्स ऑफ वाटर है, कि इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, प्रेसिपिटेशन है ओनली सोर्स ऑफ वाटर, या इनको कहीं दरिया से या झील से पानी मिलता है. तो उस बुनियाद पे भी इनको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में. तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे वेटलैंड्स है, हुकरसर है, ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि विंटर में हम देखते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो सर्द तरीन इलाकों में जैसे साइबेरिया से माइग्रेट करके कश्मीर की तरफ चले आते हैं. और इनको यही वेटलैंड्स, अभी मुदब्बिर साहब फरमा रहे थे कि फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्वेटिक बर्ड्स. तो इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है. लेकिन इंसान की खुदगर्जी हर जगह झलकती है कि हम इन वेटलैंड्स की कदर नहीं करते हैं. हम इनको जितने भी मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस है, चाहे चेंज इन लैंड यूज है, या फिलिंग है, या जो वाटर पोल्यूशन हम करते हैं उसकी वजह से, तो ये जो वेटलैंड्स है ये अपने क्या कहते हैं इसको, आखिरी कगार पे खड़े हैं. हमें जरूरत इस बात की है कि इन वेटलैंड्स को हम बचाएं, इनकी कंजर्वेशन के लिए हम इकदाम उठाएं. मुझे लगता है आज पूरे यूटी में इसीलिए स्कूलों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्योंकि जो बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, आने वाली नस्ल जो है वो वही बच्चे हैं, और उनको ही फोकस करना है, उनको ही वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस बतानी है, उनको ही इनकी कंजर्वेशन के लिए तैयार करना है, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारे वेटलैंड्स है वो महफूज रह सके. और इनमें जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनको हम प्रिजर्व कर सकें. तो इसके अलावा मैं फिर एक बार मुदब्बिर कुरैशी साहब के पास जाऊंगा. इनसे मैं जानना चाहूंगा कि वेटलैंड्स जो है, पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात ही करेंगे क्योंकि हम पहले जम्मू कश्मीर की तरफ ही जाएंगे. हमारे एरिया में जो वेटलैंड्स है, खास तौर पे क्या क्या चैलेंजेस है हमारे वेटलैंड्स को साइंटिफिकली, या हमें बताइए लिटरेट तौर के क्या क्या चैलेंजेस है. जैसे कि जीएम सर ने पूछा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमें वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने में या इनको रेस्टोर करने में, कौन कौन से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं. तो सबसे पहली बात ये है कि what I think is that the first thing is that we have to educate the people about the wetlands. हम स्कूल में ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम वेटलैंड्स के बारे में, ठीक है, हम लोग भी अपने आप को याद दहानी दिलाते हैं और बच्चों को भी पता चलता है, लेकिन we have to go out of this four walls. We have to go out of these four walls. ये मैसेज हमारे स्कूल से बाहर जानी चाहिए, ये मैसेज हमारे डिपार्टमेंट से बाहर जानी चाहिए. जो लोग वेटलैंड्स के इर्द गिर्द रहते हैं उन लोगों तक ये मैसेज जानी चाहिए. जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि शायद ये हाईगाम वेटलैंड का बोल रहे थे कि वहां पे हमने बहुत ही खराब सिचुएशन देखी. सो
हाँ शालहर के बारे में सॉरी शालबुग गांधीवल के बारे में बोल रहे थे. So this is the same everywhere. Everywhere in particular in our valley you will find everywhere the situation is same. तो गवर्नमेंट का अब आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट के लोग आएंगे और वो प्रिजर्व करेंगे इसको. तो हमारी एज सिटीजन्स हमारा भी रोल बनता है कि हम वेटलैंड्स को प्रिजर्व करें. और हम प्रिजर्व कैसे करेंगे? जैसे आपने सर अभी कहा कि most of the people they say that these wetlands are wastelands. This is a notion in the common masses that wetlands are wastelands. These are wastelands. When we see this it from the angle of a common person, they say that these are wasteland. So unless and until we educate the masses, we educate the people living around the wetlands about the importance of the wetlands, nothing concrete is going to happen at the ground. The second thing is that many organizations could be developed. I'm not talking about the global organizations or the national level organizations. I'm saying simply, for example, I'm very much close to this Haigam, this wetland. We can develop a group, a band of people who can somehow percolate this message to the common masses कि भाई ये wetland है और ये इसका फायदा है और हमने इसको इस तरीके से preserve करना और इसका इस तरीके से फायदा है. It will take time, but ultimately ये चीजें माने रखती हैं और we have to focus mostly on our younger generation. अब हम कब अपने बच्चों को ले जाते हैं कि बेटा ये wetland है और ये इस तरीके से है और इसका ये रोल है और ये चीजें हैं. So these are the things from the grassroots level we have to start. We don't expect that government हर एक चीज करेगी. Now we have to develop the scientific temperament. देखिए हमें लोगों में scientific temperament develop कराना है. This is our mission. Mudabbir Sahab, I'm sorry, I'm interfering you. We have participants from different participants who are participating the program in silently. If any participant is willing to speak, he can write a message so that we can allow him to speak. Please continue, sir. Okay, sir. So I was saying that we have to separate this message to the common people and we have to educate the younger generation. Particularly, we have to educate the younger generation because our future lies with them. We have to educate them about these wetlands. And you see, if I talk about जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की गांधरबल के शालबुग वेटलैंड की, I will talk about this Haigam because it falls very close in my vicinity and I'm witnessing that you see डिफॉरेस्टेशन का लेवल कितना बढ़ गया है वहां पे और लैंड फिलिंग के लिए वहां से अर्थ फिलिंग के लिए वहां से मिट्टी ली जा रही है. एंड यू सी दैट every nonsense is happening. Even the municipal committees are dumping their silt and each and everything in these very wetlands. So in other way I will say कि ये ऑर्फन हो गए हैं. ये जो wetlands है हमारे ये ऑर्फन है. इनका कोई भी नहीं है कि जो इनके बारे में मैसेज सेपरेट करे, इनके बारे में कुछ बताए, लोगों को इनके बारे में अवेयर करें. जैसे मैं बताऊं सिंपली, अगर हम लोकल लेवल पे करने, हम इन वेटलैंड्स को साफ नहीं कर सकते क्या? हम ट्रैश वहां पे जाके साफ नहीं कर सकते? देखिए इनका एस्थेटिक वैल्यू भी है, जैसे हमने कहा. तो हमारे नजदीक है वेटलैंड्स, हर एक जगह पे हमारे यहाँ कश्मीर में वेटलैंड्स है, चाहे आप किसी भी कॉर्नर, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल कश्मीर में कहीं पे भी रह रहे हो, आपके हर एक जगह पे वेटलैंड्स हैं. तो क्या हम इनको साफ सुथरा नहीं रख सकते? क्या इनका ये एस्थेटिक वैल्यू नहीं है? इनका बहुत ज्यादा एस्थेटिक वैल्यू है. देखिए जब ये वाटर बर्ड्स आते हैं तो कितनी अच्छी लगती है हमारी ये वेटलैंड्स. और वी हैव टू प्रिजर्व देम. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कांसेप्ट हम क्या कहेंगे सर? हम क्या पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो हम सिर्फ बस बुक्स में देखते हैं और हम पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन है कहीं पे नहीं. इफ वी सस्टेनेबली वर्क, इफ वी सस्टेनेबली थिंक, आई थिंक things are going to change, and I expect and I hope in the future things will be different if people concerned with the environment they work sincerely and wholeheartedly. The things are definitely going to change. Thank you sir very much. आपने बहुत ही खूबी के साथ इसको पेश किया. जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने भी वेटलैंड्स है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वेटलैंड जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है और गवर्नमेंट ही इनको कंजर्व करने के लिए इकदाम उठाएगी,
تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے, کیونکہ environment is common to all and it is concerned to everyone, irrespective of caste, creed and sex. The environment is everyone's concern, and ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اٹھے اور ان ایک سپاہی کی طرح جو بھی اپنی لوکلٹی میں آپ کے ہے جو ایک ویٹ لینڈ ہے اس کو بچانے کے لیے, اس کو پرزرو کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. صرف اگر آپ میں اتنی سی طاقت ہے کہ آپ اپنی لوکلٹی کو اویئر کریں کہ ویٹ لینڈز کی امپورٹنس جو ہے وہ کتنی ہے, تو وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم یہ بلیم نہیں کریں گے کہ سارے لوگ بالکل خوابی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو یہ درد محسوس ہوتا ہے اور وہ ویٹ لینڈز کو بچانے کے لیے یا لیکس کو, ریورز کو, اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے تگ دو کرتے ہیں. بالکل جتنی بھی ان کی طاقت ہے, جتنے بھی ان کے ریسورسز ہے, ان کو کام میں لا کے وہ ان ویٹ لینڈز کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد میں ہم اپنی ٹوین ڈسٹرکٹس کی بات کریں گے, بانڈی پورہ یا گاندربل, مانسبل ہے, وولر لیک ہے ہمارا ایشیاز لارجسٹ فریش واٹر لیک, اسی طرح گاندربل میں شالابوگ ہے, ایچ ایم ٹی میں ہوکر سر ہے, ہائی گام ہے. تو اگر ہم اتنا ہی کام کر سکیں کہ ان ہوکر سرز کے متعلق لوگوں کو جاگروک کریں, لوگوں کو جانکاری دیں کہ یہ ویٹ لینڈ جو ہے ہمارے لیے کتنے ضروری ہے, ہماری ایگزسٹنس کے لیے کتنے ضروری ہے, تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہوگا. ہمیں ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں, ہمیں کوئی سامان نہیں اٹھانا ہے, جسٹ وی ہیو ٹو sensitize the people about the importance, about the conservation. ہمارے اسکولز جو ہے وہ اکثر ویٹ لینڈز کی ارد گرد ہی ہوتے ہیں. جو ہم بچوں کو ایکسکرشن پہ لے جاتے ہیں, پکنک پہ لے جاتے ہیں, یہاں سے 100 کلومیٹر دور, 50 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں ہل اسٹیشنز پہ, ہم ایک پروگرام ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ لوکل ویٹ لینڈ جو ہے وہاں پہ بچوں کو لے جا کے وہاں پہ ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ نالج جو ان کو دے سکتے ہیں, اور ان کو یہ تاثر دے سکتے ہیں, یہ سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ویٹ لینڈز ہے, ہماری ارد گرد جو ویٹ لینڈز ہے, یہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اور ان میں رہنے والے جانور یا وہاں پہ نورش کرنے والے جو پیڑ پودے ہیں, حیاتات ہے, نباتات ہے, وہ آپ ویٹ لینڈ سے باہر کہیں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہر ایک ایکو سسٹم میں اپنی اسپیسیفک فلورا اینڈ فانا ہوتا ہے, اور جو ویٹ لینڈ کا فلورا اینڈ فانا ہے وہ کافی رچ اور ڈائیورس ہوتا ہے. اور ایسے جانور کو, ایسے اینیملز اینڈ پلانٹس کو ہم ویٹ لینڈ سے باہر نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ویٹ لینڈز کو چیلنجز درپیش ہے, اگر ان ویٹ لینڈز کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے, تو وہاں پہ پلنے والی, وہاں پہ رہنے والی جو رچ بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی نیست نابود ہو جائے گی, اور جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ہیومن لائف پہ پڑتا ہے. اس کا نٹشل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی, آنے والی نسل جو ہماری ہے, ان کو بھی ان ویٹ لینڈز کی امپورٹنس کے متعلق جاگروک کریں, اور خود بھی سینسٹائز ہو جائیں, خود بھی ان ویٹ لینڈز کی امپورٹنس کو سمجھیں اور تسلیم کریں کہ یہ ویٹ لینڈز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, تاکہ ان کے متعلق ہم کام کر سکیں. تو آخر پہ میں پھر ایک بار ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جاؤں گا, ڈاکٹر بلال صاحب کے پاس. ان سے میں آخری میسج لے لوں گا کہ لاسٹ میسج کیا ہے آپ کی, ون لائن میسج, سلور لائننگ کیا ہے؟ تو کافی مدبر صاحب نے آلریڈی اس کے بارے میں کافی ہمیں سمجھایا, اور غلام محمد صاحب نے بھی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز پھر سے میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ
یہ ہے کہ ایجوکیشن لوگوں کو ایجوکیٹ کرانا ہے, کسی بھی جو کامن ماسز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرانا ہے کہ ویٹ لینڈ کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف میں. تو اس کے لیے ہم یہی سے اسی اسٹیج سے, یہ جو اسٹیج ہے ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے, آگے بھی اسی اسٹیج سے ہم چلیں گے اور اسی اسٹیج سے ہم اور بھی جو ہے پروگرامس آرگنائز کریں گے اور آف لائن پروگرامس بھی آرگنائز کریں گے اور کہیں ایونٹس بھی کریں گے تاکہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو وہاں ویٹ لینڈس پہ لے جا سکیں اور ان کو سمجھائیں گے کہ ویٹ لینڈس کی امپورٹنس کیا ہے. تو وہی سے پھر جو اسٹوڈنٹس ہے وہی سے ایک میسج جاتی ہیں کامن ماس جو گھروں میں جاتے ہیں, انہی کے ذریعے میسج جاتی ہے اور وہ بھی جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ویٹ لینڈس کی امپورٹنس کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ وہ ایجوکیٹ کرانا ہے لوگوں کو. یہی میری میسج رہے گی. تھینک یو سر. مدبر صاحب, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, لاسٹ میسج. اسپیکر بند ہے آپ کا. Thank you, sir. Surely I will make some brief points and quick points regarding جیسے بلال صاحب نے کہا, تو ایجوکیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. First and foremost thing is that we have to educate, and to whom we have to educate. I will add to Dr. Saab's point. We have to educate, but to whom we have to educate? We have to educate جو بچے ہیں ہمارے اسکول میں, ان کو تو ہم نے ایجوکیشن دینی ہے. We have to educate the people, particularly common masses living around these wetlands, about the importance of these wetlands. So I think education is the only tool left which can change the mindsets of common people so that in future we will see these wetlands are conserved by the people living within the vicinity of the wetlands, so that every step we should not blame everywhere the government and other agencies. I think we have to shoulder this responsibility as civil society, as citizens. We have to shoulder this responsibility of educating the people and coming to the forefront of preserving these water bodies, particularly wetlands. I think this is the way out forward. Thank you, sir. You have talked about the community conservation model. I am always talking about this, that the community surrounding any wetland or surrounding any water body is important. If the surrounding community is involved in the conservation model, that is the best conservation model. I am very thankful to our guests, Mudabbir Saab, Dr. Bilal Saab, and our dear participants. And I am very thankful to Zonal Education Officer Sumbal, Mr. Sheikh Riyaz Saab, to participate and to inaugurate this session. Inshallah, we will continue this effort, and we will continue to make these online seminars to aware the people, and as per our capacity, we will do the things to put the things on a right track. Thank you very much. Thank you one all. Thank you, sir.